बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ईए इंग्लिश। आज हम मेडिवल दौर के बारे में पढ़ना चाहेंगे। मेडिवल दौर एक ऐसा दौर है जिसमें चौसर का नाम हम कभी नहीं भूल सकते। चौसर के हवाले से उसमें इस वीडियो में आपका जो कोर्स है आउटलाइन वो मेडिवल दौर, एज ऑफ चौसर, लेट मिडल एजेस और रिनेसेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम चौसर की बात करें, ही इज़ अनफॉरगेटेबल, इसको कभी नहीं भूला जा सकता क्योंकि ही वाज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के फादर। तो इन्हीं की डिक्शनरी में ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो चौसर के ही मौजूद हैं मिडल इंग्लिश के हवाले से। यूँ कह लीजिए कि अगर शहज़ादा इनको फ़िदिया दे के जंग से ना आज़ाद करवाता तो आज शायद कैंटरबरी टेल्स, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स और इनके दूसरे शाहकार जो हैं वो देखने को ना मिलते। जॉफ्री चौसर एक वो नाम है जिन्होंने इंग्लिश की तारीख में एक अहम किरदार अदा किया। पोइट्री में एक न्यू फ़न के तौर पे इन्होंने अपने आप को पेश किया, अपने ज़माने को। यानी ये डिपिक्ट करता है अपनी राइटिंग से। इन्होंने अपनी जो वर्डिंग दी है उसमें करैक्टराइजेशन दी है। इंडिविजुअली तौर पे 3 ग्रुप्स में इन्होंने जो अपना रिटन फॉर्म लिखा, जिसमें सबसे पहले इसने मेडिवल शिवलरी के बारे में बताया कि तब ज़्यादातर जुर्रतमंदाना काम होते थे। नाइट करैक्टर के तौर पे, नाइट के बेटे स्क्वायर के तौर पे, और तीसरा जो इनके पास इनका नौकर था उसके तौर पे फॉरेस्टर के तौर पे। फिर इन्होंने दूसरा जो जमात बताई वो बताई थी आर्ट्स एंड कॉमर्स के हवाले से, यानी फ़न और बिज़नेस के हवाले से इन्होंने डॉक्टर के बारे में भी बताया, प्रोफेशंस भी बताए, न्यू लर्निंग बताई कि मेडिवल दौर में न्यू लर्निंग भी हुआ करते थे। न्यू लर्निंग में इन्होंने बताया कि ऑक्सफोर्ड का क्लर्क एक करैक्टर उन्होंने क्रिएट किया। प्रोफेशन में इन्होंने मर्चेंट का करैक्टर पेश किया। फिर इन्होंने प्रोफेशन से हट के कॉमर्स के हवाले से मर्चेंट के बाद डॉक्टर के प्रोफेशन को बताया। और यही नहीं बल्कि इन्होंने रिलीजियस के तौर पे तीसरी क्लास जो बताई थी उसमें मॉन्क, फ्रायर, पार्टनर, प्रायरस और इस तरह के जो किरदार हैं वो भी इन्होंने उजागर किए। और इनकी इंडिविजुअली तौर पे एक एक करके उनकी खुदो खाल, उनकी हरकत व सकनात, जैसे कि उनकी अच्छाई बुराई जो जैसे थे वैसे के वैसा उसने डिपिक्ट किया। कि उन्होंने ये बताया कि 14वीं सदी के लोग, या यूँ कह लें कि मिडीवल के लोग, हम ऐसे थे जैसे आज हम हैं। वो भी बोला करते थे, वो रोया भी करते थे, वो शॉर्ट भी किया करते थे। ये नहीं, ये उसके आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन है कि अगर वो कोई स्टोरी टेलर को वो रोक भी लेते थे। कोई बात कर रहा है तो बीच में आजकल हम किसी को मना करते हैं, मना करने के बावजूद हम किसी की बात में मुदाखलत भी करते हैं, इंटरप्शन करते हैं, वो भी इंटरप्ट किया करते थे। यानी वो कस्में भी खाया करते थे, ऊंचा भी हंसा करते थे, रोया भी करते थे। यानी वो हरकत जो यानी हमें नहीं पता कि उस दौर में 14वीं सदी में लोग किस तरह के थे, वही बातें जो आज भी हैं वो इनकी शायरी में पाई जाती हैं। फिर जो तीनों शोबे इसने बताया, रिलीजियस, शिवलरी और प्रोफेशन, तीनों उन्होंने बताया कि उस दौर में मौजूद थे। मिडीवल दौर में कोई ख़ास खातिर खा तरक्याती काम नहीं थे, ना ही तालीम थी इतने। और इसी तरह जो चौसर थे, इन्हीं के ही वजह से आज हमें 14वीं सदी के बारे में जो है वो ज़्यादा रोशनी मिलती है देखने में। जॉफ्री चौसर मिडीवल दौर में जब पैदा हुआ, इनकी शुरुआत में यानी कि 1348 से 1350 में ब्लैक डेथ के नाम से एक बहुत बड़ी ताउन की बीमारी यानी प्लेग जो थी वो सामने आई, जिसमें मिलियन लोग इंग्लैंड से, यूरोप से मर गए। वहाँ पे इतने लोग मरते हैं कि इनहेरिट करने को कोई जगह लेने को कोई आदमी नहीं बचा था। मज़दूर तकवा चनाचे कम हो गया था, क्रॉप्स कम हो गई थी, खुराक के फुकदान शुरू हो चुके थे, कहत के भी ज़्यादातर अंदेशे होने लगे। जो एलीट क्लास थी बड़े लेवल की, वो फ्रेंच और लैटिन बोला करती थी। कैंटरबरी की ख़ास बात आपको ये भी होनी चाहिए कि ये टेल, इसमें 2 बातें याद रखनी चाहिए। एक तो ये जिस लैंग्वेज में लिखी गई वो थी वर्निक्यूलर लैंग्वेज। वर्निक्यूलर लैंग्वेज मीन ऐसी लैंग्वेज जो मिडिल एजेस में बोली जाती थी, लेट मिडिल एजेस में और मिडिल एजेस में, चौसर के दौर में या मिडीवल दौर में वो लैंग्वेज स्लैंग्स और ईडियम्स में बोली जाती थी। जबकि लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज अमीर लोग बोला करते थे। कैंटरबरी टेल्स को
एक गुर्बत वाली लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश में या मिडिल इंग्लिश में, जिसको आज इंग्लिश बोला जाता है, इसलिए लिखा गया ताकि आम तबका भी इसको पढ़े, आम तबका भी इसको पढ़े और इससे ये फ़ायदा हासिल कर सके कि हमारे इलाके के लोग कैसे हैं। फिर 30 जो ज़ायरीन थे करैक्टर्स, उनके डिफरेंट प्रोफेशन बता के इंडिविजुअली उन्होंने हमें उजागर किया है कि वो लोग कैसे थे। इसके साथ साथ दूसरी इसकी जो ख़ास बात है कैंटरबरी में जो पाई जाती है दूसरे तौर पे, वो ये थी कि थॉमस बैकेट जो उनके सूफ़ी थे, सेंट थॉमस बैकेट, जो ज़ायरीन थे ना 30 पिलग्रिम्स जो थे, वो उस वक्त टैबर्ड इन में थे, क़याम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जाना था सेंट थॉमस बैकेट पे। टैबर्ड इन के बाद जब सेंट थॉमस बैकेट के पास जाना था, जिनको कत्ल किया गया था वो एक सूफ़ी था, रिलीजियसली तौर पे उनके क्रिश्चियनिटी में उनको हेनरी ने ही कत्ल करवाया था। हेनरी वाज अ फ्रेंड ऑफ थॉमस बैकेट, लेकिन ये दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हुई। इसके हवाले से अगर आपको क्रिटिक्स चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं कि इसके हवाले से लातादाद रिटन मौजूद हैं कि थॉमस बैकेट को हेनरी ने ही कत्ल करवाया था। इनकी किलिंग के बाद फिर अलग से 1370 के बाद फिर हेनरी खुद जाके वहाँ पे पेनेंस अदा किया, माफ़ी बख्शिश अपनी मंगवाई इन्होंने। अगर हम चौसर की तरफ वापस जाएं, ब्लैक डेथ की बात हो रही थी कि वहाँ पे मिलियन लोग मरे थे ताउन से और फिर कोई वारिस नहीं रह गया था ज़मीनों का। फिर एक दफ़ा आबादी कम से कम होती रह गई थी जब ताउन से पहले इनकी 3 से 5 मिलियन थी। चौसर की पैदाइश के हवाले से थोड़ा सा इशू है कि 1340 में पैदा हुए या 1345 में, तो उन्होंने थोड़ा सा इसको मिट करके 1343 में रख कर दिया। और वफ़ात के हवाले से भी यही बताया जाता है कि 1400 में ही फौत हुए, यानी 1400 में, यानी 14वीं सदी में। और जब ये फौत हुए हैं उससे पहले ये रिनेसेंस, ये एज ऑफ ट्रांससेक्शन याद रखिएगा, ट्रांसिशन, एज ऑफ ट्रांसिशन याद रखिएगा। इस एज का मतलब ये होता है कि एक रिवाइवल आ रहा था, एक रेवोल्यूशन आ रही थी लिटरेचर में, प्रोग्रेस में, लर्निंग में, यानी हर तबके में एक नई से नई चीज़ें पैदा होनी शुरू हो रही थी। हर चीज़ में जिद्दत पसंदी यानी मॉडर्निज्म आनी शुरू हो गई थी, डेवलप हो रहा था। यूँ कह लें कि मेडलिज्म वाज डिपार्टिंग टू मॉडर्निज्म, medievism was departing and modernism was developing. Chaucer was himself a diplomat. He was an author, bureaucrat. Diplomatically इन्होंने जितने भी मिशन सर अंजाम दिए उसमें कई बार ये डेथ हुआ, मकरूज़ हुआ। वो अलग बात है कि उस दौर के जो बादशाह हैं वो इनके पैसे पूरे कर देते थे अदा करके, इनको पेंशन मिला करती थी। इन्होंने 17 साल में ही, टीन एज में ही मलका के यहाँ, एलिज़ाबेथ कॉन्टेस के यहाँ इन्होंने जॉब शुरू की थी, नौकरी शुरू की थी, जहाँ पे इनको कुछ चंद पैसे मिला करते थे जो सिर्फ इनकी रोज़ी रोटी के ही काम आते थे। शादी होती है जो कि फिर इनके बीवी भी इनके साथ वही कोर्टियर के काम सर अंजाम देते हैं। डिप्लोमेट बनने के बाद इनके पास जो नॉलेज आया, उस नॉलेज के बेस पे इन्होंने जो कैंटरबरी में अपना जादू भरा था वो हमें देखने को मिलता है। डिप्लोमेट ना बनता, एम्बेसडर ना बनता ये बंदा इटली, फ्रांस ना जाता तो आज कैंटरबरी जैसा शाहपारा ना बन सकता। ब्लैक डेथ के बाद जो ज़्यादातर बोला जाता है 100 ईयर्स वार, ये मौसूफ नाइट भी रह चुका है, यानी जिसको हम कहते हैं शिवलरी तौर पे। इन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी के लिए 100 ईयर वार भी लड़ा था। वो अलग बात है कि उसमें ये कैदी बन गया। कैदी होने के बाद ये शुक्र अदा करना चाहिए कि ये बंदा नोबल कोर्ट से ताल्लुक़ रखता था, तो इनको चंद मुआवजा दे के आज़ाद करवा लिया गया था। उस मेडिवलिज्म दौर में हमें कैंटरबरी से ही पता चलता है, कैंटरबरी टेल से, कि उस दौर की जो प्रायर्स थी वो फैशनेबल थी, मॉडर्न थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू से न्यू ट्रेंड पहनना पसंद करती थी। और वो इसके अलावा थी वो कमज़ोर दिल की मालकन, उन्होंने पेट्स भी पाले हुए थे। मॉन्क को देखा जाए तो वो फैट था, रिलीजियसली तौर पे करप्ट था, वो अवर्स करता था कि वो होली बुक्स पढ़े, किताबों को नापसंद करता था, शिकार करने का आदी था। स्टैलिन उसके पास था, स्टबल पूरा घोड़ों का उन्होंने कायम किया हुआ था। उस दौर के जो पार्टनर थे वो नोटोरियस किस्म के थे,
फ्रायर नोटोरियस किस्म के थे, जो पार्टनर थे वो बिज़नेस डीलिंग में हो चुके थे, माफ़ी मंगवाने के लिए कितने ही पैसे लिया करते थे, ट्रेनिंग किया करते थे। सिर्फ एक पार्सन के हवाले से ये चौसर की शायरी से पता चला कि सिर्फ वो आदमी था जो पारसा था, नेक था। पार्सन वो भी रिलीजियस क्लास से ही ताल्लुक़ रखता था। तो पार्सन जो फॉलो करता था जॉन क्लिफ को, और चौसर ने कोर्ट का जो आप कह सकते हैं कि मेंबर होने के, कोर्टियर होने के नाते इन्होंने रिलीजियस के तौर पे, चर्च के तौर पे कोई ख़ास इन्होंने रिफॉर्मेशन नहीं लिखी। अलबत्ता जॉन विक्लिफ है जिन्होंने सबसे पहले बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और पार्सन भी उसी को ही फॉलो करता था। तो चौसर के हवाले से ये उनकी मेडिवलिज्म है, उस दौर के जो हालात हैं वो, और आपको ये बताया गया कि हेनरी की और सेंट थॉमस बैकेट की जो दुश्मनी थी वो बताई गई। प्लेग के बारे में बताया गया। फिर उस दौर में जो छोटे छोटे वाक़यात हुए वो आपको उजागर किए गए। चर्च के बारे में बताया गया कि चर्च जो थे वो ज़्यादातर करप्ट थे। जिन लोगों के हाथ आए थे वो बिज़नेस डीलिंग में, उनके लिए ज़्यादातर वो अमीर होने का मौका जो था वो चर्च के थ्रू आता था। चर्च के ऑफिशियल थे वो ज़्यादा एलिट क्लास के थे। और कोर्ट के हवाले से ये कि चौसर लैटिन और फ्रेंच में भी कई बार चीज़ें लिख चुके हैं, ट्रांसलेट कर चुके हैं, बट उन्होंने कैंटरबरी को ज़्यादातर जो था वो तरजीह दी। इसको मिडल इंग्लिश में कह लें, वर्निकुलर लैंग्वेज में कह लें। इसी तरह जो मेडिवलिज्म थी वो जब डिपार्ट हो रही थी और डेवलप हो रही थी मॉडर्निज्म, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें चेंज हुई वो थी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और लिटरेरी। लोगों में ये टेस्ट आने लगे, लोग अवेयर हो गए पॉलिटिकली, लिटरेचर ज़्यादा आम होने लग गया था। क्यों? रिनेसेंस आ रहा था। रिनेसेंस मीन कि एक रिवाइव हो रहा था, नॉलेज का रीबर्थ हो रहा था, लोग नए से नए पैदा हो रहे थे। रिनेसेंस में हमारे पास फ्रांसिस बेकन आया, और इसी तरह शेक्सपियर, यानी इटली, इंग्लैंड और फ्रांस में ऐसे ऐसे शायर पैदा हुए जो रिनेसेंस के ही बीज बोए हुए थे, उसी के ही शाहपारे आज देखने को मिलते हैं। हाँ, आखिरी बात जो चौसर के हवाले से, इनके हवाले से आप ये भी कह सकते हैं कि चौसर वाज रॉब्ड सेवरल टाइम, और एक दो दफ़ा इनको मार भी पड़ी थी डाकुओं से। इनको कई दफ़ा लूटा गया था जब ये सफारती काम सर अंजाम दिया करता था। चौसर को जब दफनाया गया तो वो वेस्टमिंस्टर अबे में पोइट्स कॉर्नर नाम की जगह है। ये पहला शायर है जो पोइट कॉर्नर में दफनाया गया। उसके बाद यके दिगरे जैसे लोग मरते गए, पोइट्स हजरात वहीं पे दफन होते गए, आज उसको पोइट कॉर्नर का नाम दिया गया। तो सबसे पहली जो कब्र थी वो जाफरी चौसर की ही खोदी गई थी, जो 1400 में फौत हुए। चौसर किस लिए मशहूर थे? चौसर अपनी पोइट्री के लिए मशहूर थे, और अपनी उन्होंने जो शायरी लिखी है मिडल इंग्लिश में, लेट मिडल एजेस के दौर में, और फादर ऑफ इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस वजह से ज़्यादा मशहूर है। वो इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस दौर में अलेक्जेंडर पॉप जो 18वीं सदी के, और टेनिसन जो हैं वो विक्टोरियन एज के, जिस तरह से वो मशहूर है, इसी तरह चौसर अपनी चौसर एज में यानी मिडीवल दौर में ज़्यादा मशहूर है। और ये दोनों अलेक्जेंडर पॉप और टेनिसन उनकी जगह इस सदी में नहीं ले सकते, मगर इनकी अपनी अपनी लाइफ टाइम है जो इनकी इक्वली अगर बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हैं। जेफरी चौसर कब और कहाँ फौत हुए? जेफरी चौसर कब फौत हुए और कैसे फौत हुए और कहाँ फौत हुए? जेफरी चौसर जहाँ पैदा हुए थे इंग्लैंड में, वहीं पे ही उसी जगह फौत हुए हैं। इनको 1400 में फौत हुए, और जहाँ ये फौत हुए, जहाँ पे इन्होंने वफ़ात पाई, वहाँ पे उनको बरीड किया गया वेस्टमिंस्टर में। वेस्टमिंस्टर अबे के पोइट कॉर्नर में ये दफन, और ये पहले शायर हैं जहाँ पे इनको दफन किया गया। उसके बाद यके दिगरे जैसे वफ़ात पाते गए शायर, वैसे वैसे उसी कॉर्नर में दफन होते गए, और वहीं के वहीं वो उस कॉर्नर का नाम पोइट्स कॉर्नर रख दिया गया। आज भी वो पोइट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। और कैसे फौत हुए, इट्स फॉर अननोन रीज़न, इसके बारे में जाना नहीं जा सकता। अलबत्ता जब आखिरी इनके वक़्त थे सालों के, तो इन्होंने, इनकी जब बीवी फौत हो गई, इनकी बीवी जब फौत होती है, फिलिपा नाम था उनका शायद, तो जैसे ही वो फौत होती हैं तो साथ साथ इन्होंने
उनसे पेंशन भी अपनी बीवी की कटवा दी, फाइनेंशियल तौर पे डेफिसिट हो गए। फिर इन्होंने पब्लिक सर्विस शुरू कर दी और उसके बाद फिर आखिरी दिनों में इन्होंने रिटायरमेंट ली, पेंशन के तौर पे अपनी लीव्स ली और कैंटरबरी टेल्स लिखने में ज़्यादातर मसरूफ़ हो गए थे, मगर वो अभी भी अनफिनिश्ड वर्क है। मोस्ट फेमस वर्क का क्या नाम है? दोबारा क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ जेफरी चॉसर मोस्ट फेमस वर्क? वही क्वेश्चन। जेफरी चॉसर का जो ज़्यादातर जो मशहूर काम है राइटिंग में, वो इनके पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, लेजेंडरी इन गुड वेमन, और ऑफ कोर्स ये दोनों वर्क भी इनकम्प्लीटेड थे। और अनफिनिश्ड वर्क में जो ज़्यादा जाना जाता है वो कैंटरबरी टेल्स ही है। जेफरी चॉसर क्यों अहम थे? जेफरी चॉसर इसलिए अहम हैं, जिस तरह से 18वीं सदी में अलेक्जेंडर पॉप और विक्टोरियन पीरियड में टेनिसन मशहूर है, मगर ये दोनों जेफरी चॉसर का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते जो मिडिवल दौर का चॉसर है, चॉसर एज का। चॉसर किस लिए मशहूर है? चॉसर जो मशहूर हैं वो डिप्लोमेट, ब्यूरोक्रेट और एम्बेसडर तो रह चुके हैं। ये अपनी राइटिंग के हवाले से पहले भी बताया जा चुका है, ज़्यादा मशहूर है पोएट के तौर पे। इन्होंने यूनिक वर्क किया, इन्होंने आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन दी। जेफरी चॉसर को इंग्लिश शायरी का बाप क्यों माना जाता है? ऑफ कोर्स जो अभी एक्सप्लेनेशन पहले बताई की थी कि इन्होंने मिडल इंग्लिश में एक तो लिखा, यानी इंग्लिश को ज़्यादा फ़ाकत दी थी। दूसरे शायर जो तो फ्रेंच और लैटिन में लिखा करते थे। इन्होंने जो भी लिखा, ख़ास तौर पे जो इनके ज़ायरीन वाली बात है, जो पिलग्रिम्स थे, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, क्योंकि इन्होंने मिडल इंग्लिश को ज़्यादातर फ़ोकियत दी, यानी वर्किनियन लैंग्वेज में जो मिडल इंग्लिश थी, उस दौर की इंग्लिश जो 600 से लेके 1100, फिर 1100 से 1500 में लिखी गई मिडिवल दौर में। मिडिवल दौर शुरू होता है 600 से 1500 तक, और जो कैंटरबरी लिखी गई है वो 1100 से 1500 में लिखी गई है, और 1400 में ये खुद वफ़ात पा गए थे। और ये पोइट के तौर पे इसलिए जाने जाते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोइट, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला वर्क जो था वो शुरू किया था। इससे पहले था हम कह सकते हैं कि एंग्लो सैक्सन में बीओवुल्फ के तौर पे एक पोएम जो थी वो फाउंड हुई थी, ताहम उसमें कोई ख़ास प्लॉटिंग या आप कह लें कि कोई ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं थी जो हमें ज़्यादा टेक्स्ट के तौर पे नज़र आएँ। जेफरी चॉसर कैंटरबरी टेल्स लिखते हुए मोहताज क्यों थे? चुनांचे वो कोर्टियर थे, वो शायर जो थे वो ज़्यादातर वजीफ़े पे लगे हुए थे। उनको ज़्यादातर नोबलिटी पे लिखना होता था कोर्ट के हवाले से, और ये यूँ कह लें कि उन्होंने चोरी छुपे ही लिखा था जो कुछ भी लिखा था। और उसमें केयरिंग उनकी ज़्यादातर ये भी थी कि वो किसी आर्ट और कॉमर्स इनको मजाक का निशाना भी ना बनाए, और उनको ये भी केयरिंग करनी थी कि वो जिस माशरे के बारे में लिख रहा है वो किस लेवल का है। चुनांचे वो लेवल आपने सारा पढ़ा होगा कि कोई ख़ास नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं थे। रिलीजियस, शिवलरी और नॉलेज, तीनों क्लासिफिकेशन उसने दी ना, जो पार्टनर और प्राइडस जो मजहबी थे क्लासिफिकेशन, और आर्ट और कॉमर्स में न्यू लर्निंग आ रही थी, और शिवलरी में नाइट आ रहा था। आर्ट और कॉमर्स में इन्होंने जो मर्चेंट का बताया, रीव का बताया और पार्सन का बताया, फिर उन्होंने वो जो नाई, मोची, लोहार उनका बताया। तो वो कोई ख़ास नोबल कोर्टियर नहीं थे, या कोई आप कह लें कि नोबलिटी में नहीं आते, रॉयल फैमिली में नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने चोरी छुपे लिखा। दूसरा, इन्होंने ये भी कोशिश की, इनकी जो मर्चेंट वाली है या आर्ट और कॉमर्स के वाले से जो भी इन्होंने लिखी हैं नज़में, उसमें इन्होंने कोई मजाक का निशाना नहीं बनाया उनको। तो इससे ज़ाहिर होता है कि उस दौर में ये रिस्पेक्टेबल थे कॉमर्स के हवाले से। कैंटरबरी टेल्स लिखने का क्या मकसद है? कैंटरबरी टेल्स लिखने का मकसद बेसिकली सिर्फ यही था कि डिपिक्ट किया जाए कि चौसर ख़ुद चाहता था कि मेरे दौर को याद रखा जाए, और आज भी याद रखा जाता है। चुनांचे था ये अनफिनिश्ड वर्क। ये स्टोरीज़ 120 के करीब लिखी जानी थी, बट ओनली 22-24 ये फाउंड हुई थी।
और उससे भी हम दोबारा एक सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा डिपिक्ट किया था लोगों को, स्केच आउट इन्होंने किया, बताया कि वो लोग किस तरह के थे। कोई नरम मिजाज था, कोई सख्त मिजाज था, कोई गुस्से वाला था, कोई शिकारी था, कोई करप्ट था, कोई रिलीजियसली करप्ट था, कोई मॉरली करप्ट था। तो उनके बारे में इन्होंने जो कुछ बताया वो आज भी हम दोबारा एक सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। हम और तुम बन सकते हैं, हम उनके बारे में जान सकते हैं, हम उनके बारे में बता सकते हैं कि 600 से लेके 1600 तक क्या होता रहा, किस तरह के लोग थे, चर्च कैसे थे, आर्ट कैसी थी, कॉमर्स कैसी थी, इनके चर्च के अलावा रिलीजियसली तौर पे लोग कैसे थे, और इनकी जो कोर्ट थी वो कैसी थी। तो इन चीज़ों के बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ थॉमस बैकेट पे जो 30 ज़ायरीन जा रहे थे वो, और थॉमस बैकेट के जो पहले ज़ायरीन थे वो बहुत कम थे, वो पिलग्रिम्स, वो उन्होंने इंक्रीमेंट लिया। जब उनका मर्डर हुआ तो उनके ज़ायरीन और भी बढ़ने लग गए। बस 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 नहीं, नाइट। क्या जेफरी चौसर कभी नाइट रहे हैं? यहाँ ये शिवलरी में इन्होंने एक दफ़ा हिस्सा लिया था। नाइट चुनांचे वो होते हैं जो शाहसवारी करते हैं, अपने मज़हब के लिए लड़ते हैं, सैक्रिफाइस करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ मुजाहिदीन होते हैं माशाल्लाह, इनके यहाँ क्रिश्चियनिटी के को डिफेंड करते हुए जो लड़ता है वो नाइट कहलाता है। तो इन्होंने एक दफ़ा जंग में हिस्सा लिया था। कैंटरबरी के बारे में क्या ख़ास बात मशहूर है? कैंटरबरी के बारे में ज़्यादा बात मशहूर एक ही है कि थॉमस बैकेट को मर्डर किया गया था, और वहाँ पे ज़ायरीन जो थे उन शहदा के लिए, और थॉमस बैकेट के अलावा यानी जो ख़ास उस इलाके का जो मकबरा है, जो श्राइन है, वो सेंट थॉमस बैकेट का, मगर उसके अलावा और भी शहदा थे जिन्होंने इनको बचाने के लिए, जो ज़ायरीन आए हैं, इनके इलाकों को बचाने के लिए, इनके मज़ाहिब को बचाने के लिए, इनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अपनी जानें कुर्बान की। तो उनका शुक्रिया अदा करने आए थे। जो अपाहिज लोग थे, जो बीमार थे, वो उस दौर में इतना बिलीव करते थे कि कैंटरबरी में या अपने मखसूस मलहका इलाकों में जो पीर हैं उनकी वजह से हमारी हालतें ठीक हो जाएँ, हम हालतज़ार हैं तो हम हाज़िरी देंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, हम आपके यहाँ इलाकों की सर्विस करेंगे। तो वो एक ज़ायरीन वहाँ पे आते। तो कैंटरबरी भी वही था कि लोग वहाँ पे एक हाज़िरी देने के लिए और कुछ नजराने पेश करने के लिए वहाँ पहुँचते थे, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए।